अच्छा देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच नया समझौता हुआ है। वो 2.0 ब्रेकिंग आपके सामने। 10 साल के लिए रक्षा सहयोग का समझौता हुआ है पोलैंड और यूक्रेन के बीच। ज़ेलेंस्की इस वक्त पोलैंड में ही बैठे हुए हैं, वॉर्सो में बैठे हुए हैं, और वहीं पर आप देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जहां पर पोलैंड के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। जब कीव पर मिसाइलें बरस रही थी तो ज़ेलेंस्की यहां पर पोलैंड में रक्षा समझौता कर रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पोलैंड के पीएम का बड़ा बयान आया है। पोलैंड यूक्रेन को मिग-29 देने को तैयार हो गया है। 20 मिग-29 देने को तैयार हो गया है पोलैंड, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी अभी ये खबर आई है कि पोलैंड यूक्रेन को मिग-29 देगा। ये मनीष, पोलैंड क्योंकि बहुत करीब है और पोलैंड को पता है कि अगर यूक्रेन गया तो अगला नंबर उसका आएगा। क्या पोलैंड की इस तरह की मदद को ऐसे भी देखें कि पोलैंड नहीं चाहता कि यूक्रेन कहीं से भी इस वॉर में गिरे? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब G7 की मीटिंग हुई थी तब अमेरिका और यूक्रेन के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसी तरह 10 साल का हुआ। अब पोलैंड के साथ हो रहा है। एक बार के लिए लगता तो यही है कि पोलैंड और अमेरिका सच में सीरियस है यूक्रेन की मदद के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि नाटो का सम्मेलन हो रहा है, नाटो का मेंबर बनाने की बात हुई थी, नाटो का मेंबर बनाने के लिए यूक्रेन ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, और फिर ना खुदा मिला ना विशाले सनम, और उसके बदले में आपको एक पेपर थमा दिया जा रहा है कि हम आपको मिग-29 देंगे। अरे भाई, बात हुई थी F-16 देने की। मेरे ख्याल से कुलदीप भाई थोड़ा लाइट दे सकते हैं। यूक्रेन के पब्लिक पूछती नहीं है क्या ज़ेलेंस्की से कि भैया हम लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? कहा तो हम यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन रहे थे, कहा तो हम नाटो का सदस्य बन रहे थे। अब यूक्रेन में सब कुछ स्वाहा हो रहा है और वो लोग हमें बस सिक्योरिटी एग्रीमेंट दे रहे हैं कि हम तुमको मिग-29 दे देंगे। मिग-29 तो यूक्रेन के पास भी था, F-16 का हमें इंतजार था। और इस मिग-29 से क्या बदल जाएगा जनरल बख्शी? अगर पोलैंड से 20 मिग-29 आ भी जाते हैं तो बदल क्या जाएगा? देखिए, 550 इस टाइप के जहाज रूस ऑलरेडी मार गिरा चुका है। अब इस वक्त त्राहिमाम हो रहा है। वो F-16 की कब से रट लगा रहे हैं, आ रहे हैं। रूस ने जो एयरफील्ड जहां पे आने थे उनकी तबाही मचा दी है। वहां पे Su-27 जहाज वगैरह इनके और वहां पे बर्बाद किए हैं। F-16 आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो 4th जनरेशन फाइटर है। रूस के पास 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर्स हैं। उनके साथ मुकाबले में कितना वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, ये सिल्वर बुलेट की बात कब से हो रही है। हाइमार्स आएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। एटैकैम्स आएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। ये सब कोई एक तोड़ नहीं है। इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये जो 10 साल का जो आप कह रहे हैं सौदा हो गया है, समझौता हो गया है, वो लोग ट्रंप प्रूफिंग कर रहे हैं। सबको फिक्र है कि अगर नवंबर में ट्रंप साहब आ गए तो यूक्रेन का मामला खत्म, इसलिए वो अपने देशों को कमिट करना चाहते हैं 10 साल के लंबे एग्रीमेंट्स के लिए, ताकि यूक्रेन को चाहे ट्रंप भी आए तो असला मिलता रहे। आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ फार इट विल वर्क। और ये भी रूस को एक लॉलीपॉप है कि यूक्रेन में तो तुम आ नहीं सकते, तो मतलब नेटो में आ नहीं सकते, तो आपको साहब हम 10 साल का एग्रीमेंट दे रहे हैं। अब साहब ये देखना है कि क्या यूक्रेन की फौजें इस साल के आखिर तक टिक पाएंगी। मैन पावर की किल्लत है भारी, एमुनेशन की किल्लत है, इक्विपमेंट की किल्लत है। उनका तो टिकना ही क्वेश्चन मार्क है। अब वो नॉर्थ में उन्होंने इन्वेजन करी, 5-6 ब्रिगेड सकआउट कर ली ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने खार्किव की तरफ। अब वो ईस्टर्न फ्रंट पे हमला शुरू कर दिया है ऑल अक्रॉस द फ्रंट, और एडवांस स्टेडीली एडवांस कर रहा है। अगर वो अपना मेन ऑफेंसिव लॉन्च करे तो ये तो फिर यूक्रेन का दी एंड कूदी ग्रा हो सकता है। यूक्रेन की आप जिस दी एंड की तरफ बात कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है उनका दी एंड नहीं हो रहा है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी मांग की है। देखिए, अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मांग कर दी है अब ज़ेलेंस्की ने। रूसी हमले पर एक्शन लेना होगा, ये ज़ेलेंस्की ने मांग की है। तो वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अब इस हमले के बाद बैठे और रूस पर हमले का एक्शन ले। लेकिन इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना भी बैठा हुआ है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको लगता है ज़ेलेंस्की की इस मांग का कोई वहां पर समर्थन कोई आम सहमति बन पाएगी?
नहीं देखिए, जेलेंस्की के डिमांड्स बहुत सारे रहते हैं और कई बार ऐसे डिमांड्स होते हैं जो जिनको मीट नहीं किया जा सकता है। अब जैसे F-16 की बात हो रही थी, इनको जो F-16 जो मिलने की बात थी वो तो कभी नहीं मिलेगी। MiG-29 की जो बात हो रही है वो भी शायद पोलैंड उनको पुराना यूज्ड अपना एक प्लेन दे रहा होगा, 10 प्लेन दे रहा। तो कहने का मतलब है जेलेंस्की ने अपना टारगेट बहुत हाई रख लिया है। उसको लगता है कि शायद वेस्ट आके उनके लिए लड़े, जो वेस्ट उसके लिए तैयार नहीं। और वेस्ट ये एक धीमी आग की तरह वो बिरयानी पकाने जैसा है कि वो करते रहते हैं कि वो पकती रहेगी, लोग खाते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये बिरयानी जलेगी नहीं। और यही स्ट्रैटेजी वेस्ट ने, खासकर अमेरिका ने अपनाया हुआ है। इन सबको पता है कि ट्रंप आ सकते हैं और इसके पहले भी हमने देखा विक्टर ऑर्बान जब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने सारे वैसे अरेंजमेंट्स कर लिए यूरोपियन काउंसिल के जो जेलेंस्की के फेवर में हो कि अब 6 महीने जब विक्टर ऑर्बान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक वो वैसे अग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टर ऑर्बान रूस सिंपैथाइजर हैं, जेलेंस्की का विरोध करते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो किसी तरह ट्रंप के ना आने का एक वादा भी कर रहे हैं। और उनको अगर लगता है, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, ट्रंप अगर आ गए तो हो सकता है नेटो से विड्रॉ करने की शुरुआत शुरू कर दे ट्रंप को। ये आपने बड़ी बात कही। ट्रंप को लेकर यूक्रेन में क्या बज़ है, इस पर भी बात करेंगे। कुलदीप, 2 सवाल। पहली बात ये बताइए कि जेलेंस्की की लोकप्रियता अभी कितनी है यूक्रेन में इस वॉर के लगभग 800 कुछ दिनों के बाद, जैसा कि आप कह रहे हैं। जेलेंस्की को लेकर क्या वहां पर विरोध भी दिखाई देता है अब? नहीं, विरोध दिखाई नहीं देता। जेलेंस्की के फेवर में हैं लोग। और ये जो बात है कि भाई जल्दी से अभी यूक्रेन का दी एंड हो जाएगा, ये तो आज से 800 दिन पहले भी लोगों ने बोला था कि 10-15 दिन में रशिया पूरा कब्जा कर जाएगा। आप देखिए अफगानिस्तान का कितना वॉर लंबा चला, वियतनाम में चला। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी देश को आप दी एंड कर दोगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। लड़ाई चलती रहेगी लेकिन दी एंड हो जाए ये नहीं हो सकता। आप ये भूल जाइए कि दी एंड हो जाएगा, यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। ना आज तक ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। ना यूक्रेन के ऊपर कब्जा होगा, ना ताइवान पे होगा, ना वियतनाम पे हुआ, ना अफगानिस्तान पे, किसी देश पे कब्जा नहीं होगा। ये आप देखिए, आप कहते हैं कि लड़ाई की बात नहीं, तो वहां पर ये बताइए कुलदीप, नहीं, हम चाहते भी नहीं कि यूक्रेन का दी एंड हो जाए, किसी देश का दी एंड नहीं होना चाहिए, शांति से समझौता होना चाहिए, शांति से निकलना चाहिए। भारत का स्टैंड हमेशा सही रहा है, हम सब का स्टैंड यही से रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर इतने दिन हो गए, एक बड़े हिस्से पर यूक्रेन के रूस ने कब्जा कर लिया, तो लोगों की क्या सोच है, वेस्ट कंट्रीज को लेकर क्या सोच है, नेटो को लेकर क्या सोच है, कल होने वाली नेटो समिट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, लोगों की सोच, एक तो वॉर की उनकी सोच है कि भाई हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि हमने वॉर को शुरू नहीं किया। जेलेंस्की के फेवर में आज भी लोग हैं। सिर्फ वो ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे को वेस्ट से जो है हथियार धीमा मिल रहे हैं। अगर वो टाइम पे मिल रहे होते या मिल गए होते तो हम शायद इस जगह पर नहीं होते जहां आज हम हैं। तो हम सोचे कि बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट को लोग लाइक नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके फेवर में है लोग। अगर आज जेलेंस्की कहते हैं कि वॉर बंद करें तो लोग फेवर में नहीं रहेंगे, वो वॉर के फेवर में रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा।